अब लेट्स बिगिन विथ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज. ओके, इनके लिए, इनके केस में इनके ट्रांसफर कब ट्रीट किया जाएगा, कब कैपिटल गेन कंप्यूट होगा और कैसे होगा, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 8. ओके, अगर आपने डीमटीरियलाइज सिक्योरिटीज ट्रांसफर करी है तो कौन से मेथड में करना है, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहला खरीदा है वो आपको पहले बेचना है. ओके, नेक्स्ट बायबैक ऑफ शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखवाया है. ओके, क्या लिखवाया है हमने, क्या लिखा है, कीप योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज. अपने हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज अपने को याद करने में आसान होता है. बायबैक, बायबैक हुआ है. ओके, अब बायबैक हुआ मतलब क्या हुआ, बायबैक हुआ मतलब क्या हुआ, एक चीज यहां पे लिखनी रह गई, ये टैक्स जो पे करना है ना, ओके. अब गवर्नमेंट ने इशू करते वक्त शेयर अगर 5,000 में इशू किया है और गवर्नमेंट बोल रहा है कि असेसी इधर आओ, आपने जो शेयर्स हमारे कंपनी के खरीदे थे वो हमको वापस दे दो, हमको हमारे शेयर्स वापस चाहिए. ओके, यस, तो गवर्नमेंट डज व्हाट, कंपनी डज व्हाट, बायबैक. कंपनी ने बोला हम आपको 7,000 रुपए देंगे, जिस शेयर को आपने 5,000 में खरीदा है उसको हम 7,000 रुपए देंगे. मतलब व्हाट इज द बेनिफिट यहाँ पे, 2,000 रुपीज. 2,000 रुपीज. एक्चुअली द बेनिफिट इज इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर, बट हमको इसकी टैक्सेबिलिटी देखनी है विच इज डिफरेंट. ओके, दिस 2,000 बेनिफिट की टैक्स किस पे होगा, पूरे 7,000 पे होगा क्या, नहीं, क्योंकि 7,000 में 5,000 रुपए तो ऑलरेडी अपना खर्चा हो चुका है ना शेयर खरीदते वक्त, बराबर है. तो बेनिफिट 2,000 पे है. एंड टैक्स इज ऑन इनकम, टैक्स इज ऑन इनकम. इनकम कितना हुआ है, 7,000 माइनस 5,000, 2,000. ओके, यस. अब बायबैक किया, लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. अभी बायबैक किया, अगर इंडियन कंपनी है, बायबैक किया है, तो इंडियन कंपनी ने क्या किया, अपने सारे शेयर होल्डर्स को हर शेयर के अगेंस्ट 7,000 रुपए दिए और वो शेयर्स खरीद लिए. तो ओके, so what happens here, it is taxable. The 2,000 rupees, the benefit which has happened to the shareholder is taxable in the hands of company. Okay, अब कंपनी क्या हर अपने शेयर होल्डर का कैपिटल गेन कंप्यूट करेगी, नहीं. गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, फ्लैट रेट 23.296%. 23.296% पे आप क्या कर दो, टैक्स पे कर दो. ये कैसे आया, 20% इज व्हाट, टैक्स रेट, उस पर 12%, मतलब 20 को प्लस 12% किया, राइट, और फिर इसके टोटल पे प्लस 4% सेस किया, तो इसका इफेक्टिव रेट कितना आता है, 23.296%. अगर इस बायबैक पे कंपनी ने टैक्स पे किया है तो शेयर होल्डर को पे करने की जरूरत है क्या, नहीं, एग्जेम्प्ट. अगर फॉरेन कंपनी होगी, अगर फॉरेन कंपनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, नाउ इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, ओके, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इज देयर एनी टैक्स माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मिसिंग समथिंग सुपर इम्पॉर्टेंट. मैं पूरा की पूरा कैपिटल गेन्स रिवाइज करवा रही हूँ. यस, आज मेरे दोनों भी बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं क्यों. वैसे भी रिकॉर्ड ब्रेक है इन विद रिगार्ड्स टू माय किड्स माय डियर स्टूडेंट्स. वो लोग बचपन में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप टॉक जिसमें मैंने बहुत बिलीव किया है. ओके, तो मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि मेरे बच्चे साथ में ही उठने चाहिए, साथ में ही सोने चाहिए, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना. एक उठता है तो एक सोता है, एक सोता है तब एक उठता है, राइट, तो अपने को ब्रेक ही नहीं मिलता, बराबर है. तो अब हर बार इनकी तबीयत भी खराब होती है ना, तो एक तो दिन भर एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं तो तबीयत भी उनकी साथ में ही खराब होती है. ओके, लेट्स कम बैक. अगर फॉरेन कंपनी ने आपके शेयर्स बायबैक किए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो कंपनी को कुछ टैक्स पे करने की जरूरत है क्या, नहीं. कहाँ पे, करंट की लैंग्वेज में, यस, कहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी को कहाँ ढूंढते जाएगा,
बराबर है ना। तो यहाँ पे शेयर होल्डर को क्या बोलेगा, भाई शेयर होल्डर तू ही हमारे इंडिया में है, तू अपना टैक्स पे कर दे। अब कम ऑन टेल मी, क्या हर इंडिविजुअल शेयर होल्डर खुद का कैपिटल गेन इजीली कैलकुलेट कर सकता है? हाँ, क्योंकि फिर इसके लिए यहाँ पे कोई फ्लैट रेट है क्या? नहीं, हर किसी को कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करना है। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का तो कंडीशन ही यही है कि जब उसके साल, जब नंबर ऑफ ईयर्स खत्म हो जाएंगे तब उसको रिडीम करना है। तो ये तो हर केस में ही होगा, ये तो पता ही है जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, राइट। फिर चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, एंड कैपिटल गेन्स विल हैव टू बी कंप्यूटेड। ओके, आगे 50CA, आगे 50CA माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इफ एनी अनलिस्टेड और अनकोटेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, if any unlisted shares or unquoted shares of a company are transferred, ओके तो यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स, अगर लिस्टेड शेयर्स होते हैं तो वो तो स्टॉक मार्केट से पता चल जाता है कि व्हाट इज द प्राइस एट विच योर शेयर इज डीलिंग, बराबर है। पर अगर अनलिस्टेड शेयर्स होंगे, अगर अनलिस्टेड शेयर्स होंगे, इन दैट केस व्हाट विल बी द प्राइस माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द प्राइस? फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, फेयर मार्केट वैल्यू, ओके आगे बताती हूँ, जब मैं 50C एक्सप्लेन करूंगी तब मैं बताऊंगी। सो दिस इज सेक्शन 50CA। ओके, इसॉप को हमने बहुत सिंपल कर दिया, कंपनी ने अगर इसॉप दिया एम्प्लॉय को तो वो उस एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट हो जाएगा। ओके, कितना टैक्सेबल होगा? FMV ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन माइनस अमाउंट रिकवर्ड। ठीक है, अब अगर इस इसॉप को एम्प्लॉय ने आगे बेचा, ओके तो विल देयर बी ट्रांसफर? यस, if there is transfer you have to compute what? You have to compute capital gains, बराबर है। तो यहाँ पे period of holding will be date of allotment of ESOP to date of sale। ओके, आगे actual sale price आ जाएगा। ओके, सेल कंसिडरेशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा? जो परक्विजिट टैक्सेबल हुआ एम्प्लॉय के हाथ में वो उसका कॉस्ट हो जाएगा, बराबर है ना। ओके, और अगर आगे उसने गिफ्ट करके बेचा किसी को, एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, गिफ्ट एक्चुअली अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया, ओके ट्रस्ट के अंडर, विल के अंडर दिया है, ओके देन इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ अगर आपने किसी को कोई एसेट दिया है, इन दैट केस इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर उसमें। बट अगर आपने किसी को इसॉप गिफ्ट किया है, ओके आपने किसी को इसॉप गिफ्ट किया है, देन यहाँ पे इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड कैपिटल गेन्स विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, in the hands of employee। Okay my dear students, okay and now what will be the sale consideration? अब उसने सेल किया है तब उसने तो कुछ पैसे लिए नहीं है, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उस ESOP की ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट? आपने जब ट्रांसफर किया, ओके तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? दैट विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ओके, यस, आगे शेयर्स कई प्रकार के होते हैं। ओरिजिनल शेयर्स, नई कंपनी है इशू किया है, बराबर है, तो नई कंपनी है इशू किया है तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? अब कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर्स का रूप कब लेते हैं? शेयर्स का रूप कब लेते हैं? अलॉटमेंट के बाद। सो हियर डेट ऑफ एक्विजिशन विल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ अलॉटमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अमाउंट पेड टू द कंपनी। ठीक है, अगर हमने मार्केट से नए शेयर्स परचेस किए हैं तो व्हाट विल बी द डेट ऑफ एक्विजिशन? परचेस डेट। व्हाट विल बी द yes what will be the cost of acquisition my dear students? purchase price। ठीक है, अगर हम ब्रोकर से खरीदते हैं तो डेट ऑफ परचेस इज डेट ऑफ एक्विजिशन एंड परचेस प्राइस प्लस ब्रोकरेज इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे सो दिस हैपेंस विद नॉर्मल शेयर्स। अगर बोनस शेयर्स होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बोनस शेयर्स तो अपने को फ्री में देती है कंपनी, उसके लिए हम कोई कॉस्ट इनकर करते हैं क्या? नहीं। अगर बोनस शेयर्स 1/4/2001 के, जो बोनस शेयर्स 1/4/2001 के पहले दिए गए हैं, ओके उनका डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? डेट ऑफ अलॉटमेंट। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कैपिटल गेन्स। अगर आपको कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए तब तो ट्रांसफर नहीं है, बट अगर आपने ये बोनस शेयर्स आगे बेचे तब तो कैपिटल गेन आएगा, तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। ओके, तब आप जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो तो सेल कंसिडरेशन जितने में बेचा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट लेते वक्त व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? FMV एज ऑन 1/4/2001। बट इफ बोनस शेयर्स आर इशूड आफ्टर 1/4/2001, if bonus shares are issued after 1/4/2001 my dear students, in
इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज नील। क्यों? क्योंकि आपने बोनस शेयर्स खरीदने के आपको बोनस शेयर्स के लिए आपने कुछ भी खर्चा नहीं किया है। नॉर्मल शेयर्स के लिए हम कंपनी को पैसा देते हैं, फिर कंपनी अपने को शेयर्स देती है, बट बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं राइट शेयर्स क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करने नहीं चाहूंगी। आई विल ओनली टेक इट टू द रिलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। अगर कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किए हैं, ओके, अगर कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किए हैं तो इसकी दो चीज़ें हैं। आपने क्या किया, कंपनी ने आपको राइट्स दिए हैं, आपने उस राइट्स के हिसाब से शेयर्स खरीद लिए, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर अगर आपने इस शेयर्स को आगे बेचे, ये राइट शेयर्स आर नथिंग बट लाइक नॉर्मल शेयर्स, सो डेट ऑफ अलॉटमेंट विल बी डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ परचेस विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फाइन। अगर आपने इन राइट्स को बेचा, राइट्स को शेयर्स के रूप में कन्वर्ट ना करते हुए आपने आपके दोस्त को चाहिए था शेयर्स, ओके, आपको नहीं चाहिए थे, तो दोस्त ने आपको बोला कि मुझे राइट्स बेच दे, मैं शेयर्स खरीदता हूं, तो मैंने मेरे फ्रेंड को अगर राइट्स बेच दिए, सो इज इट ट्रांसफर? यस, दिस इज नोन एज रिनाउंसमेंट ऑफ राइट्स, राइट्स एंटाइटलमेंट, ओके, यस, तो मैंने उसको मेरे राइट्स बेच दिए, ठीक है। अब ट्रांसफर आएगा, ट्रांसफर आते वक्त, ट्रांसफर कैलकुलेट करते वक्त माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, नाउ सेल कंसिडरेशन, जितने में बेचा वो सेल कंसिडरेशन लेस क्या हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम राइट्स बेचते हैं, ओके, सच राइट्स आर नॉट केप्ट ओपन बाय कंपनीज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों का ही यूजुअली ऑप्शन दिया जाता है, बराबर है ना। तो दीज आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म, these are always short term and only short term capital gain arise on sale of rights, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, ओके। अब इसका कॉस्ट क्या लिया जाएगा? क्या आपने इस राइट्स को खरीदने के लिए कंपनी को कुछ पैसे दिए हैं? नहीं, कंपनी ने चल के आपके पास वो राइट्स दिए हैं, बराबर है ना। सो हियर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ट्रीटेड एज नील, ठीक है। अब आगे, अब व्हाट विल हैपन इन द हैंड्स ऑफ योर फ्रेंड ने आपको पैसे दिए और आपसे राइट्स खरीदे, फिर वो राइट्स लेके दौड़ता कंपनी के पास गया, कंपनी को वो राइट्स दिए और उससे क्या हुआ, कंपनी को राइट्स दिखाए कि देखो मेरे पास राइट्स है, राइट टू बाय। फिर कंपनी ने बोला ठीक है, इतने शेयर्स के पैसे होते हैं, आप शेयर्स के पैसे दो और शेयर्स लेके जाओ। मतलब टू कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व, एक तो अमाउंट पेड फॉर राइट्स, सेकेंड अमाउंट पेड फॉर शेयर्स, सो दिस टोटल अमाउंट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स। समझ में आया? ओके, तो इसका रेलेवेंस क्या है कि जब ये मेरा फ्रेंड ये खरीदे हुए राइट शेयर्स आगे बेचेगा, तब व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? द एंटायर अमाउंट पेड टू बी फॉर राइट्स प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर शेयर्स, जो भी खर्चा उसने किया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे यस, अगर डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया है, ओके, अगर किसी कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं, ओके, और डिबेंचर्स को आगे शेयर्स में कन्वर्ट किया है, इज इट ट्रीटेड एज ट्रांसफर? नो। पर अगर इन शेयर्स को आगे बेचा तो विल इट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर? यस, ओके, एंड कैपिटल गेन्स विल हैव टू बी कंप्यूटेड। पर यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से माना जाएगा? डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर्स से। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका माना जाएगा? डिबेंचर्स का। सेम विद प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, सेम विद प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। अगर आपने डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ट्रांसफर किए, ओके, सी इशू जब कंपनी इशू करता है ना डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, तभी लिखा रहता है कि हमने इशू इतने प्राइस पे किया है, हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ओके, हम रिडीम करते वक्त इतने में रिडीम करेंगे, बराबर है ना, हर बार लिखी हुई रहती है। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन का कुछ सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। सो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन का कुछ इफेक्ट ही नहीं होता तो हम इंडेक्सेशन क्यों दे, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। सो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का अगर आपने ट्रांसफर किया तो इस पे इंडेक्सेशन नहीं आएगा, एक्सेप्ट इन टू केसेस, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स तो अभी प्रैक्टिकली है ही नहीं, ओके। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, व्हाट हैपेंस विद केस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स? इफ अब टैक्सेबिलिटी हमको इंडिविजुअल के हैंड में देखना है, अदर एसएससी के हाथ में देखना है। अगर रिडेम्पशन ऑन मैच्योरिटी हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर रिडेम्पशन ऑन मैच्योरिटी हुआ, ओके, सो हियर इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल it is not treated as transfer and there will not be any capital gains. It is not treated as transfer and there will be no capital gains. ये बेनिफिट क्यों दिया गया है? ताकि इंडिविजुअल गोल्ड खरीदने की जगह पे गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे,
ओके, तो गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे, तो जब आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हो और आपने गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे तो इसका इंटरेस्ट भी उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स आगे बेचोगे तो कैपिटल गेन भी एग्जाम्प्ट कर दिया और उनको क्या बोला है कि आप गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड्स लो। ये बेनिफिट किसको है? इंडिविजुअल को। बाकी कोई भी केस में इवन बिफोर मेच्योरिटी होगा तो अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन्स भी आएगा और कैपिटल गेन्स कॉम्प्यूट करते वक्त आपको एक बेनिफिट ये दिया गया है कि बाकी बॉन्ड्स बेचो तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेचो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? ओके, आगे। इन केस ऑफ अमालगमेशन माय डियर स्टूडेंट्स, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड अमालगमेट हो रहे हैं अगर ए बी लिमिटेड में माय डियर स्टूडेंट्स। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस? इन दैट केस ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ए बी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाते हैं। बराबर है, मतलब उनका राइट ए लिमिटेड के शेयर से बी लिमिटेड के शेयर से खत्म होके नए एसेट में ट्रांसफर हो जाता है। सो हियर एक्चुअली राइट्स ट्रांसफर हुए हैं, बट बिकॉज गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट्स टू प्रमोट, ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट्स टू प्रमोट मोर एंड मोर अमालगमेशंस, तो इसको ट्रांसफर नहीं ट्रीट किया जाता और यहाँ पे कैपिटल गेन हम नहीं कंप्यूट करते अंडर सेक्शन 47। ओके, पर अगर ए बी लिमिटेड के शेयर्स को आगे बेचते हैं, ओके, तो विल देयर बी ट्रांसफर? यस। विल देयर बी कैपिटल गेन? यस। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करते वक्त हम पुराने शेयर कब खरीदे थे तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे। और अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते वक्त, ओके, क्या आपने ए बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदने को पैसे दिए थे? नहीं, क्योंकि यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, आपको ए बी लिमिटेड के शेयर अपने आप मिल गए। बराबर है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। क्लियर? एवरीथिंग इज लॉजिकल, क्रिस्टल क्लियर। इसका रिवर्स केस हो जाएगा डीमर्जर के केस में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से लेके अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक हर चीज में दिस पर्टिकुलर स्पेशल केस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम जब ट्रांसफर ऑफ लैंड, ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग या ट्रांसफर ऑफ लैंड प्लस बिल्डिंग की बात करते हैं, सो दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। We are referring to immovable properties, my dear students, okay? और immovable properties का हम लोग हमेशा stamp duty value consider करते हैं, FMV consider नहीं करते। Actually, in case of land and building, there is actual price, then there is fair market value, then there is stamp duty value. But in case of इनकम टैक्स वी डू नॉट कंसिडर फेयर मार्केट वैल्यू, वी कंसिडर एक्चुअल सेल प्राइस, आपने कितने में बेचा है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। सपोज एक प्रॉपर्टी है, ओके, ये घर है। ओके, ए ने बी को ये घर बेचा। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ए ने बी को ये घर बेचा, ओके, तो कितने में बेचा? एक्चुअल सेल प्राइस वॉज से ₹50 lakhs। ओके, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से थी 40 lakhs। ओके, मतलब एक्चुअल सेल प्राइस इज मोर देन SDV, गवर्नमेंट खुश हो गया, ज्यादा पैसा ज्यादा टैक्स। सो हियर सो इन दैट केस गवर्नमेंट खुश हो गया। सो व्हाट विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन? एक्चुअल सेल प्राइस। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब से एक्चुअल सेल प्राइस थी 50 lakhs। ओके, एक्चुअल सेल प्राइस थी 50 lakhs और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअली इसकी है ₹60 लाख। ओके, मतलब क्या आपको ऐसा डाउट है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ पैसे चेक में लिए हैं, कुछ पैसे कैश में लिए हैं। सी नाउ अंडरस्टैंड, जब जो पैसा अपना चेक में होता है, मतलब बैंक में होता है, उसको व्हाइट मनी कहा जाता है बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड। ओके, जो कैश में दिया लिया मेंटेन किया जाता है उसको ब्लैक मनी कहा जाता है बिकॉज इट इज अनरिकॉर्डेड। तो इसका मतलब ये क्या कि 50,000 रुपये अगर मम्मी अपने घर पे रख रही है तो वो ब्लैक मनी है? नहीं, हम उस अमाउंट की रेफर नहीं कर रहे हैं। सी अंडरस्टैंड, जब हम कुछ बिजनेस करते हैं, कई बार आपने ये देखा होगा कि एक छोटा सा गवर्नमेंट ऑफिशियल है पर उसके पास मर्सिडीज है। बराबर है ना? तो उसके इनकम की वो जो इनकम है और उसका जो एक्चुअली एसेट्स है वो मैच होने चाहिए। बराबर है ना? अगर नहीं मैच होते, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ब्राइब ले कर रहा है, राइट? ये पॉसिबिलिटी है कि उसका कुछ और सोर्स ऑफ इनकम है,
कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम है, बराबर है ना? ओके ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब माय डियर स्टूडेंट्स आगे, ओके तो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज नॉट वांट टू लूज हिज इनकम, बराबर है ना? सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग इन सच ट्रांजैक्शन। ओके, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि नॉर्मली इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 60 लाख रुपए। तो आप अगर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको 60 लाख रुपए तो आने चाहिए थे, पर आपको कितने पैसे आए हैं? 50 लाख रुपए। अब अगर आपको 50 लाख रुपए आए हैं तो आप 50 लाख रुपए को सेल कंसिडरेशन मानोगे, 50 लाख रुपए पे कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे और आप उस पर टैक्स पे करोगे, पर एक्चुअली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 60 लाख रुपए। तो एटलीस्ट आपको 60 लाख रुपए तो कंसिडर करने ही चाहिए। दिस इज व्हाट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज सेइंग। सो इसका मतलब क्या है कि व्हेन एक्चुअल सेल प्राइस इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, व्हाट डज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो, आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो और इसके हिसाब से आप कंप्यूटेशन करो इनकम टैक्स का, ठीक है? अब क्या हुआ? ओके, अब क्या हुआ? देयर आर अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स, यू नो, कितनी सारी प्रॉपर्टीज आप लोग देखोगे कि ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज होती है, बट लोग वास्तु में नहीं बैठता इसलिए नहीं खरीदते, साउथ फेसिंग है इसलिए नहीं खरीदते, कॉर्नर पीस नहीं है इसलिए नहीं खरीदते, आजू बाजू क्या है वो देख के लोग खरीदते, आजू बाजू अगर अच्छी एरिया नहीं होगी तो वो नहीं खरीदते, बराबर है? मतलब ऐसे कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनका प्राइस एक्चुअली जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। सो असेसी क्या बोलता है? असेसी क्या बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? सुन, तो क्या बोल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आप क्या बोल रहे हो कि 60 लाख को हमने मानना चाहिए, 60 लाख को हमने सेल कंसिडरेशन मानना चाहिए, बट अगर हमें 60 लाख रुपीस आना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम डिस्काउंट करके उसको 50 लाख में बेच रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ एटलीस्ट नुकसान में घर पे कुछ पैसा तो आएगा, एटलीस्ट मेरा कॉस्ट तो निकलेगा, बराबर है? प्रॉफिट कुछ हो ना हो, एटलीस्ट मेरा कॉस्ट तो निकलेगा, इसलिए मैं 50 लाख रुपए पे उसको बेच रहा हूँ। ओके, सो इफ दिस इज अ जेन्युइन कंसिडरेशन। अब 50 लाख रुपए की 50, अब 60 लाख एसडीवी है, 50 लाख में बेचते हो तो ये तो नॉर्मल डिफरेंस है ना, 10 लाख रुपए का। सो व्हाट डज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज, असेसी सुनो, हम आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 10%, ओके, मतलब एसडीवी का 10% ऊपर नीचे किया तो चलेगा। ओके, मतलब क्या? उनका क्या कहना है? आपने 50 लाख में बेचा, ओके, आपने इसको 50 लाख में बेचा है, बट हम क्या करेंगे? हम आपको 10% का मार्जिन देते हैं, हम आपको 10% का मार्जिन देते हैं। मतलब क्या? 50 लाख पे 10%, दैट कम्स टू 55 lakhs। ओके, दैट कम्स टू 55 lakhs। ओके, हम आपको 10% का मार्जिन देते हैं। ओके, अगर आप 55 lakhs तक इसको बेच पाओ, अगर आप 55 lakhs तक इसका एसडीवी होगा, मतलब क्या? हम सी अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से इज, एक्चुअल सेल प्राइस आपकी है 50 लाख, आपको मार्जिन दिया गया है 10% का। 10% का मार्जिन मतलब क्या? मतलब उनका क्या कहना है कि 10% अगर हम एक्चुअल सेल प्राइस में ऐड करते हैं, ओके, 10% तो चलो बिजनेस में चलता ही रहता है ना, बराबर है? कि 60 लाख की एसडीवी है, बराबर है, पर 10% ऊपर नीचे करना तो वो करना ही पड़ता है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, व्हाट इज द सिचुएशन, बराबर है? तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? ठीक है, हम समझते हैं, हम आपको 10% का मार्जिन देंगे। अगर मैं एक्चुअल सेल प्राइस में 10% ऐड करूं तो कितना आता है? 55 आता है, पर मेरा एसडीवी 10% से कहीं ज्यादा है, 60 लाख है, 60 लाख है, तो हम इसको नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे ट्रीट करेंगे? तो यहाँ पे आपको 10 लाख मतलब एसडीवी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल सेल प्राइस, मतलब आपको हम क्या दे रहे हैं? एक्चुअल सेल प्राइस के आजू बाजू आपको हम 10% का मार्जिन देते हैं। अगर आपका 10% तक, ओके, 10% अगर आप उसको ऐड करो तो उसमें अगर एसडीवी कवर होता है तो हम क्या मानेंगे? ठीक है, आपने चीटिंग नहीं की, इन दैट केस एक्चुअल सेल प्राइस विल बी कंसिडर्ड। 50 लाख रुपए पे आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। But here in this particular case, my dear students, in this particular case, it is what? It is 60 lakhs. It is more than 110%. Now, for example, अगर मेरी actual sale price होती rupees 50 lakhs, and if SDV would have been rupees 52 lakhs, okay? अब my dear students, be very careful. Is actual sale price less than SDV?
यस, इनकम टैक्स आंखें बड़ी कर कर के आपके पास देख रही है कि आपने हमारे साथ चीटिंग किया, एसडीवी लेना चाहिए था, बट यहाँ पे वो उन्होंने मार्जिन भी दिया है। क्या मार्जिन दिया है कि एक्चुअल सेल प्राइस पे 10% ऐड करो। ओके, सो 50 लाख पे अगर मैं 10% ऐड करती हूं, सो इट कम्स टू हाउ मच, 55 लैक्स। 55 लैक्स आती है, और एसडीवी कितना है, 52 लैक्स। मतलब इज इट विद इन दिस लिमिट? Is SDV within this limit? Yes. In that case, what does the government say? यहाँ पे हम लोग आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम एक्चुअल सेल प्राइस को मान लेंगे क्योंकि हमने आपको 10% स्पेस की जगह दी है। मतलब इन शॉर्ट सेक्शन 50C को क्या बोलना है? सेक्शन 50C को बोलना है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस में आप 10% ऐड करो। एक्चुअल सेलिंग प्राइस में आप 10% ऐड करो। मतलब क्या? दिस इज द सेम थिंग। एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे 10% ऐड करो, और इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं? एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू 110%। दिस गिव्स द सेम आंसर। ओके, अगर दिस पर्टिकुलर अमाउंट, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज द इनकम टैक्स एक्ट सेज? अगर दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज व्हाट, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू एसडीवी, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब ये 55 लाख है और ये 52 लाख है। ये 55 लाख है और ये 52 लाख है, तो हम यहाँ पे हमारा सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। आप जो बोल रहे हो, तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन हम लोग किसको मान लेंगे? एक्चुअल सेल प्राइस को हम लोग सेल कंसिडरेशन मांग लेंगे। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम लोग 50C अप्लाई नहीं करेंगे। बट अगर ये बन जाएगा 55 लैक्स और ये बन जाएगा 60 लैक्स, so that means my dear students that if actual sale price into 110% is less than SDV, my dear students, in that case सेल कंसिडरेशन हम किसको मानेंगे? एसडीवी को मानेंगे। आपको टैक्स कैपिटल गेन किस पे कंप्यूट करेगा? एसडीवी को लेके कंप्यूट करना पड़ेगा। आपको 60 लाख लेके कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने 10% का मार्जिन दिया था। 50 लाख पे 10%, 55%, बट हमारा एसडीवी तो कहीं ज्यादा है। आप हमको पागल समझते हो क्या? ओके, आप 60 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख में बेचना चाहते हो और 50 लाख पे आप हमको टैक्स पे करते हो, बराबर है? आप कम कंसिडरेशन ले रहे हो और आप कम टैक्स पे कर रहे हो, बट हमको तो ज्यादा टैक्स चाहिए ना। हमको ज्यादा टैक्स चाहिए, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे टैक्स कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन का, बराबर है? बट यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज द असेसी सेज कि अगर देखो मेरी प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग है, कुछ भी करके आप 60 लाख में नहीं बेच सकते, मैंने मुश्किल से 50 लाख में बेची है, तो व्हाट इज द इनकम टैक्स एक्ट सेज? ओके, ठीक है, ये दलीलें हम मंजूर करते हैं, तो हम क्या करेंगे? आपको 10% का मार्जिन देंगे। हम आपको 10% का मार्जिन दे रहे हैं। अगर आप 10% के अंदर उसको लेके आते हो और अगर आप उसको मेंटेन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मतलब क्या? इफ योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू 110%, मतलब हमने आपके एक्चुअल सेलिंग प्राइस में 10% ऐड किया। ओके, फिर उसको 55 लाख को हमने कंपेयर किया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। ओके, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख है, मतलब ठीक है यार, 10% तो हमको बिजनेस में करना ही पड़ता है, वो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, राइट? कोई भी चीज बेचने खरीदने की वो स्ट्रैटेजी है, उतना तो मार्जिन हमको रखना ही पड़ता है, तो हम आपका 50 लाख रुपए का एक्चुअल सेल प्राइस मानेंगे। ओके, हम सिर्फ 50 लाख रुपए को एक्चुअल सेल प्राइस मानेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, पर अगर आपने माय डियर स्टूडेंट्स इसको क्या किया है? इसको आपने 50 लाख में बेचा, पर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, तो 50 लाख प्लस 10% कम्स टू 55 लाख, राइट? कम्स टू 55 लाख, बट एसडीवी 60 लाख है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है, देख हम आपका 50 लाख पे टैक्स क्यों कंप्यूट करें जब हमारी कीमत इस प्रॉपर्टी की 60 लाख होनी चाहिए थी। हमने तुझे 10% का मार्जिन दिया, राइट? तो तूने एटलीस्ट 55 तक तो कुछ करना चाहिए था, बराबर है? 55 तक उसको खींच के लेके आगे आना चाहिए था, बराबर है? बट आपने क्या किया? बट आपने उसको 50 लाख में बेचा, उसको 55 तक हमने 10% का मार्जिन दिया, बट हमारा एसडीवी 55 से कहीं ज्यादा है, 60 लाख है, तो हमको तो 60 लाख पे टैक्स चाहिए। हमको तो 60 लाख पे टैक्स चाहिए। सो व्हाट कम्स आउट टू बी द समरी ऑफ दिस सेक्शन इज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को तो क्या कॉम्पिटिशन समझ में ही नहीं आता। जो चार्ट मैं आपको बना के दे रही हूँ वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।
ओके, आई थिंक एक काम करते हैं, चार्ट के पहले हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. अगर एग्जाम्पल आपका करेक्ट आया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट आ जाएगी, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है तो आपको चार्ट भी समझ में आएगा. ओके, तो चलो, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. ओके, से selling price, then we have SDV. Okay, this is nothing but actual selling price. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मैं कब से इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रही हूँ? दैट मीन्स सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल टू लैंड, बिल्डिंग और बोथ. ओके, ओनली एंड ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ही केस में आती है. ओके, यस. सो एक्चुअल सेल प्राइस, से 4 एग्जाम्पल्स, 1, 2, 3 and 4 cases. Say actual selling price is 40 lakhs in all the cases. और यहाँ पे SDV है मानो 35 lakhs, यहाँ पे SDV है 41 lakhs, यहाँ पे SDV है 43 lakhs, और यहाँ पे SDV है 45 lakhs. हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे सेल कंसिडरेशन कितना आएगा फॉर द कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वो कंसिडर करना है. सो कम ऑन एवरीवन, बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर्स. केस 1, my dear students. Okay, yes. 40 lakhs actual selling price, stamp duty value 35 lakhs. अब देखो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 40 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख है. ओके, तो गवर्नमेंट के हिसाब से लैंड को आपने कितने में बेचना चाहिए था? 35 लाख में, पर आपने ज़्यादा में ही बेचा है तो गवर्नमेंट खुश है. सो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन विल बी 40 lakhs. सेल कंसिडरेशन विल बी 40 lakhs. ओके, अब आगे. ओके, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 40 lakhs और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 41 lakhs. मतलब अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है आपने 41 में बेचना चाहिए था, बट आपने सिर्फ 40 में बेचा है. ओके, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि हमने आपको 10% का मार्जिन दिया है, उसके अंदर अगर आपका हमारा SDV बिठाते हो उस 10% के अंदर तो ठीक है, नहीं तो फिर SDV 41 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. सो व्हाट डज द असेसी डू? 40 लाख में मैंने बेचा, बराबर है, इंटू 110%, मतलब 44 lakhs आया. अब SDV क्या 44 lakhs के अंदर है? हाँ बिल्कुल. तो असेसी खुश हो गया, तो यहाँ पे उसको टैक्स कितने में पे करना पड़ेगा? 40 lakhs पे. सो सेल कंसिडरेशन विल बी 40 lakhs. क्लियर एवरीवन? इस एग्जाम्पल अगर को आप अच्छे से समझ जाओ तो ये सेक्शन 50C इज योर्स. ओके, अब केस 3 में क्या हुआ? व्हाट इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 40 लाख, आपने 40 लाख में इसको बेचा है. ओके, अब व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? 43 lakhs. गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपने 43 lakhs में बेचना चाहिए था, बट आपने सिर्फ 40 लाख पे बेचा है. ओके, तो हमारी नजरें आपके ऊपर है, आपने ऐसा क्यों किया? 43 lakhs में आपने इसको क्यों बेचा? ओके, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलती है? 43 पे टैक्स पे करो, पर हम आपको 10% का मार्जिन देंगे, पहले 10% में आप हमारा SDV बिठाओ. सो 40 + 10% गिव्स यू 44 lakhs. Gives you how much? 44 lakhs. अब tell me, does this stamp value, is this stamp value within 44 lakhs? Yes. Is it within 44 lakhs? Yes. मगर मतलब आपने चीटिंग की है क्या? नहीं. मतलब आपका एक्चुअल सेल प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज सेल कंसिडरेशन. समझ में आया? ओके, अब आगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस. 40 lakhs में आपने बेचा है, और व्हाट डज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से? गवर्नमेंट बोलता है कि आपने 45 lakhs में बेचना चाहिए था. ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है 45 lakhs पे हमको तो टैक्स चाहिए, पर आप क्या बोलते हो गवर्नमेंट को कि रुक, आपने हमको 10% का मार्जिन दिया है, उसमें कैलकुलेशन बैठता है क्या, देखते हैं. सो 40 lakhs को इंटू 110% अगर मैं करती हूँ तो दैट कम्स टू 44 lakhs. नाउ टेल मी, क्या ये 10% का मार्जिन SDV के अंदर बैठता है? क्या SDV इस 44 lakhs के अंदर है? नहीं. सो इन दैट केस सेल कंसिडरेशन will be 45 lakhs. Anybody having any doubts? Yes. चलो बोलो, किसी को कोई भी डाउट नहीं? श्योर? ओके, आगे. अब मैं आपको चार्ट बना के देती हूँ. ओके, यस, अब मैं आपको चार्ट बना के देती हूँ. व्हाट हैपेंस विद सेक्शन 50C? ओके, नाउ सेक्शन 50C
इट इज एप्लीकेबल टू whom? एप्लीकेबल टू लैंड और बिल्डिंग और बोथ लैंड प्लस बिल्डिंग. ओके, अब इस सेक्शन में आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टू राइट. वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दिस ऑल्सो, सो गड़बड़ मत करो. Okay, now what happens here? Understand what happens here. If your actual selling price is more than SDV, मतलब आपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे SDV ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस की ज़रूरत ही नहीं है, 50C अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. बराबर है, आपका सेल कंसिडरेशन विल बी एक्चुअल सेलिंग प्राइस. नो प्रॉब्लम. If your actual selling price, my dear students, is less than SDV, sorry, less than नहीं, ये नेक्स्ट केस में जाएगा. इज इक्वल टू SDV, पहले वो ले लेते. तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर 10% से ज्यादा होगा, ओके, मतलब अगर इक्वल होगा तो भी यहाँ पे 50C अप्लाई नहीं होगा और सेल कंसिडरेशन विल बी एक्चुअल सेलिंग प्राइस. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो बोलता है उसी पे आपने अगर बेचा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. अगर अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर आपका 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी, अगर अगर आपका SDV, ओके, नहीं, हमने जिस साइड में जो लिखा है हम वही लिखेंगे. अगर 110% ऑफ ASP, मतलब ASP इंटू 110%, ASP इंटू 110% अगर आपके SDV से ज़्यादा है, मतलब आपने अगर इस SDV को आपके 10% के मार्जिन में सेट किया, तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम, 50C अप्लाई ही नहीं होगा एंड सेल कंसिडरेशन विल बी एक्चुअल सेलिंग प्राइस. पर अगर जैसे लास्ट केस में ASP के 110% से ज़्यादा अगर SDV होगा तो 50C विल अप्लाई एंड योर सेल कंसिडरेशन विल बी SDV. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो? ओके, यस. सो कम ऑन, प्लीज क्विकली टेक दिस डाउन. प्लीज क्विकली टेक दिस डाउन. यस. फिर हम लोग आगे के पार्ट पे जाते हैं. ये सिर्फ आधा ही सेक्शन हुआ है अभी तक. Done? Let me know once it's done. Done, my dear students? Okay. Now, my dear students. अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. से फॉर एग्जाम्पल ए के पास एक घर है. ओके, ए ने ये घर बी को बेचने का डिसाइड किया. अब एग्रीमेंट टू सेल, ओके, एग्रीमेंट टू सेल कब हुआ? से इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल बनाया. कब बनाया? 1/1/21 को. और कितने का बनाया? उन्होंने डिसाइड किया, ए ने डिसाइड किया कि मैं ये घर 10 लाख में बेचूंगा बी को. मैं ये घर 10 लाख में बेचूंगा बी को. ओके, यस. और इस दिन जब हमने एग्रीमेंट किया तो SDV कितना था? SDV ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट वॉज 10 लाख रुपीज. नो प्रॉब्लम. फिर एग्रीमेंट टू सेल किया है और ओके, और बी चाहता था कि ये 10 लाख की प्रॉपर्टी मुझे ही मिलनी चाहिए, तो उसने क्या किया? एडवांस पे किया. उसने क्या किया? एडवांस पे किया. एडवांस पे किया 2 लाख बाय RTGS. उसने RTGS किया. ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. फिर फाइनली ए ने क्या किया? मतलब पहले एग्रीमेंट टू सेल हुआ, फिर एडवांस दिया और फिर फाइनली क्या हो गया? ये सेल, ये एग्रीमेंट रजिस्टर हो गया. ओके, अब रजिस्टर्ड कब हुआ? 1/1/22 को. ओके, उस दिन SDV कितनी थी इस प्रॉपर्टी की? SDV थी 15 लाख रुपए. अंडरस्टैंड? नाउ अंडरस्टैंड.
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ए को बी को घर भेजना था। ओके, तो एग्रीमेंट टू सेल बनाया उन्होंने 1/1/21 को, तब 10 लाख का बनाया और तभी SDV वॉज 10 लाख। इट वॉज अ वेरी फेयर ट्रांजैक्शन। फिर उसने एडवांस दे के अपना कंफर्मेशन दे दिया, एडवांस भी दे दिया, ठीक है। और फिर ये रजिस्टर हो गया 1/1/22 को और उस दिन उसका SDV था 15 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, whenever we are speaking about transactions in case of a house property, अब बताओ मुझे ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब माना जाता है? ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब माना जाता है? जब वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो जाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? जब वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो जाता है, बराबर है ना? बराबर है, ओके। अब ए ने बी को जब बेचा, ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आपने कितने में बेचा? 10 लाख रुपए में, बराबर है। अब SDV कितनी है? 15 लाख रुपए। तो आपको तो SDV लेना पड़ेगा ना। तो व्हाट डिड ए से? ए ने वो क्या बोला, आप आपकी कुछ गलती हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमने एग्रीमेंट टू सेल कब किया? 10 लाख, तब 1/1/22 को, 1/1/21 को, तब कितने का किया? 10 लाख रुपए का, मतलब मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस 10 लाख है, ओके। और उस दिन की SDV कितनी है? उस दिन की SDV भी 10 लाख रुपए थी, तो मेरा कहां पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज लेस देन SDV, ओके। मतलब क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? बट लिसन, जब आप एग्रीमेंट टू सेल करते हो दैट इज नॉट सेल। सेल कब होता है? जब आप उस पर्टिकुलर डीड को, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, सेल ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करते हो, तब सेल कंप्लीट है, मतलब। और तब तो से SDV 15 लाख रुपए था, तो हम 15 लाख रुपए का SDV लेके, ना कि 10 लाख रुपए का, ओके। तो यहाँ पे 50C सेक्शन आता है। 50C सेक्शन बीच में आके क्या बताता है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 50C सेक्शन आता है और 50C सेक्शन क्या बोलता है कि मैं मानता हूं कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, इनके सेल में 2 डेट्स होते हैं। एक डेट ऑफ एग्रीमेंट होता है और एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। अब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का जो SDV है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग SDV होगा, ओके। लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। सो व्हेन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, मतलब एग्रीमेंट एक डेट पे हुआ है और वो एग्रीमेंट रजिस्टर अगले डेट पे हुआ है, ओके। तो आपको क्या करना है? चेक करो। ऐसे केस में आप चेक करो, आप चेक करो कि क्या बायर ने कोई भी पैसा दिया है। सी अंडरस्टैंड, अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, लिसन टू मी, यार लॉजिक बता रही हूं मैं आपको। अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो कोई कभी भी कैंसिल कर सकता है, बराबर है। जब रजिस्टर्ड होता है तो वो फाइनल एग्रीमेंट होता है, ओके। अब डेट ऑफ एग्रीमेंट किया है तो कभी भी बी कैंसिल कर सकता है कि मुझे नहीं खरीदना, जा, मुझे दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई है और वो 8 लाख में मिल रही है, बराबर है। पर अगर बी ने कुछ एडवांस दिया है, आप एक लॉजिक समझो, अगर बी ने कुछ एडवांस दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, बी ने कुछ एडवांस दिया है, तो क्या बी अपना 2 लाख रुपए का एडवांस छोड़ के कहीं और भागेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भागेगा। मतलब अगर उसने एडवांस दिया है दैट मीन्स देयर इज कंफर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, मतलब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? होने वाला है, बराबर है, ओके। सो व्हाट डज सेक्शन 50C सेज? सेक्शन 50C सेज कि इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, एग्रीमेंट एक दिन पे हुआ है, रजिस्टर किसी दिन पे हुआ है, पर अगर आपको एडवांस मिला है, पर अगर आपको एडवांस मिला है मीन्स व्हाट? फुल और पार्ट कंसिडरेशन, एनी पार्ट, कुछ भी कंसिडरेशन अगर मिला है, ओके। कब ये फुल और पार्ट कंसिडरेशन कब मिला है? एडवांस रिसीव्ड, ओके, ऑन और बिफोर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन होने से पहले अगर बायर ने कंफर्म कर दिया एडवांस देके कि हाँ मैं ये खरीदने ही वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। अब ये एडवांस किस फॉर्म में होना चाहिए? दिस एडवांस शुड बी इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या एनी अदर ऑनलाइन मोड्स। ये क्यों बोला है? ये क्यों उन्होंने ऐसा कंडीशन डाला है? ये क्यों ऐसा कंडीशन डाला है? बिकॉज गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट करना चाहती है कि आप क्या करो, व्हाइट में डील करो, राइट, आप कैश में डील ना करो। इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऑन अदर मोड्स दिया, मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोलना चाहती है कि कैश दिया तो हम नहीं मानेंगे, पर अगर आपने किसी और तरीके से एडवांस दिया है,
ओके तो इन दैट केस हम लोग कौन सा एसडीवी लेंगे? सो अगर हाँ आपने एडवांस दिया है किसी अच्छे मतलब किसी बैंक ऑफिशियल मोड से, तो हम लोग एसडीवी एज ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट लेंगे. बट अगर कोई एडवांस दिया नहीं है या एडवांस कैश में दिया है, तो यहाँ पे एसडीवी एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे. समझ में आ रहा है क्या? डू यू अंडरस्टैंड? क्या इसमें लॉजिक है? क्या इसमें लॉजिक है? क्या इसमें लॉजिक है बिल्कुल. ओके तो यहाँ पे हमने जो मेन चार्ट बनाया है ना, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे जब 50C एप्लीकेबल होगा, अरे यस जस्ट 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 50C जहाँ पे एप्लीकेबल है हमने लिखा है ना अपने मेन चार्ट में, ओके वहाँ पे उसके नीचे लिखो जहाँ पे 50C एप्लीकेबल है. इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यू कैन राइट, मेरे साथ ही आप लोग लिख सकते हो. ओके अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट सेम एज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन दैट केस चेक if consider if any part, word used is any part, मतलब 1 रुपया भी अगर आपको मिला होगा, if any part of consideration received, okay, before date of registration, okay, if yes, then SDV as on date of agreement. If no, SDV as on date of registration. अब यहाँ पे हाईलाइट करके लिखो, ओके, इन विच फॉर्म, वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड्स और अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट. ओके मतलब यहाँ पे अगर कैश में मिला होगा तो इट इज नॉट अलाउड. देन इन दैट केस यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? अगर आपको कैश में मिला है तो हम लोग एसडीवी एज ऑन विच डेट कंसिडर करेंगे? एसडीवी ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा 10 लाख का या 15 लाख माना जाएगा, 15 लाख माना जाएगा. गेटिंग इट एवरीवन? Okay, come on, quickly take this down and then we will solve a problem and then इसका थोड़ा सा पार्ट और एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं. ओके यस, अब आगे ओके तो तय हो गया. ओके अब क्या हुआ से अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स. एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ओके मतलब असेसी ने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में बेची, उसकी एसडीवी है मानो 15 लाख रुपए. ओके अब व्हाट हैपेंस सेक्शन 50C आया और बोला 10 लाख इंटू 110%, 11 लाख. क्या 11 लाख के अंदर है आपका एसडीवी? नहीं, मतलब आपको 15 लाख पे कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा. अब यहाँ पे असेसी दावा कर रहा है कि गवर्नमेंट, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बेच के दिखाओ, आप मुझे बेच के दिखाओ ये प्रॉपर्टी 15 लाख पे, तो मैं क्या 20 से 25 लाख पे टैक्स पे करूंगा, पर आप पहले बेच के दिखाओ. मतलब इफ असेसी इज क्लेमिंग, ओके, इफ असेसी क्लेम्स दैट एसडीवी इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब ये बेच ही नहीं सकते आप उस आपके एसडीवी के वैल्यू पे, आप बेच ही नहीं सकते. तो असेसी के पास क्या ऑप्शंस है? असेसी क्या कर सकता है? आइदर अपील कर सकता है, ओके, गो टू हायर अथॉरिटीज और अपील करो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा बोल रहा है पर ये गलत है, ओके, या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ. मतलब ये वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा? आपने कितने में बेचा है, एसडीवी कितनी होनी चाहिए, एफएमवी कितनी होनी चाहिए, सारा की सारा फाइंड आउट करेगा. ओके अब ये पार्टीज क्या करेंगे? एक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. ओके दैट विल बी द फाइनल वैल्यू. ओके अब सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने वैल्यू डिटरमाइन की. ओके ये लोग क्या करेंगे? वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. से इनकी वैल्यू डिटरमाइंड है X रुपीज.
ओके, अब समझो, अगर ये x SDV से ज्यादा है, ओके, अगर ये x SDV से ज्यादा है, मतलब क्या, मतलब क्या, असेसी चीख चीख के बोल रहा था कि 10 लाख हमने एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ये लोग बोल रहे हैं SDV 15 लाख होनी चाहिए, पर हम बेच ही नहीं सकते इसको 10 लाख से ज्यादा। पर अगर यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफिसर या अपील में इसकी वैल्यू निकलती है अगर 17 लाख रुपए, मतलब क्या, मतलब गवर्नमेंट हंस रही है आपके ऊपर, तू क्या बोलता है 10 लाख से ज्यादा नहीं बेच सकते, 17 लाख तो इसकी वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करने के बाद। इन दैट केस हम कुछ भी एंटरटेन नहीं करेंगे, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन विल बी SDV। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे इफ दिस वैल्यू डिटरमाइंड इज लेस देन एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब 10 लाख से भी कम है, 10 लाख से भी कम है, 8 लाख है, मतलब गवर्नमेंट हमको सहलाते हुए बोलती है करेक्ट बोलता है तू, करेक्ट बोलता है, तूने 10 लाख में इसको कैसे बेचा रे, ये तो 8 लाख में भी नहीं बिकेगी। ओके, तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन विल बी एक्चुअल सेलिंग प्राइस, जितना पैसा आपने इस प्रॉपर्टी के लिए लिया है। ओके, और अगर ये x जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये x एक्चुअल सेलिंग प्राइस जितना है या एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ज्यादा है पर SDV से कम है, मतलब क्या, आप बोल रहे हो कि आपने 10 लाख में बेचा, गवर्नमेंट बोल रहा है SDV 15 लाख है, ओके, और अगर इस 10 और 15 के बीच में 12 लाख आया, इस 10 और 15 के बीच में इसका वैल्यू डिटरमेंट अगर 12 लाख रुपए आया माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस 12 लाख कंसिडर किया जाएगा एज व्हाट, selling price. So here sale consideration will be value so determined. Clear my dear students? Is it logical? एकदम लॉजिकल है क्या, हाँ या ना? Okay, yes, come on, quickly take this down, then we'll solve a practical problem, और फिर हम कह सकते हैं कि अपना section 50C comes to an end. Okay, yes, come on, quickly take this down. अब ये होने के बाद अपना सिर्फ एक ही स्पेशल केस बचता है विद रिगार्ड्स टू नॉन रेसिडेंट। ओके, मतलब अपने सारे के सारे स्पेशल केसेस खत्म हो गए। ओके, मतलब हम लोग कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करना चाहिए अलग अलग केसेस में, वो हमने सीख लिया फाइनली। चलो ये लोग ये लिख के ले लो, लेट मी नो वंस यू आर डन, फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट स्पेशल केस, capital gain in case of non-resident assessee. Capital gain in case of non-resident assessee. What happens in the case of non-resident assessee, my dear students? अब क्या होता है ना, मानो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मानो कि एक नॉन रेसिडेंट है या एक फॉरेन कंपनी है, मानो कि एक नॉन रेसिडेंट है या फॉरेन कंपनी है। ओके, से इन्होंने एक इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, से इन्होंने एक इंडियन कंपनी का यहाँ पे जो शेयर्स होता है लायबिलिटी साइड, यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में। ओके, अब नॉन रेसिडेंट है तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में करेंगे। ओके, यस, फॉरेन करेंसी में करेंगे, राइट। ओके, अब क्या होता है, अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मजा यहां से स्टार्ट होता है। अब नॉन रेसिडेंट ने अपने इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट तो कर लिया। ओके, अब ये नॉन रेसिडेंट जो है वो इन्वेस्ट करेगा कौन से करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। इंडियन शेयर्स कौन से करेंसी में हैं, रुपीज में, बराबर है, बराबर है। अब non-residents are investing in India, okay, foreign currency is flowing in, there is a lot of fun, government is very happy because foreign currency is flowing into India, government is very 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 happy my dear students। okay, okay, फिर अब इस केस में क्या होता है, and then what happens, and then what happens my dear students, and then what happens, अब बारी आई शेयर्स बेचने की, अब बारी आई शेयर्स बेचने की। ओके, तो जब हमने खरीदा था तो $1 का था से ₹60, अब जब हम बेच रहे हैं तो $1 का है से ₹72, बराबर है। मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल ये फॉरेन करेंसी डॉलर्स थी। ओके, ओके, मतलब क्या, इस फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन, इसका बर्डन किसको बेयर करना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट को, राइट। इसका बर्डन किसको बेयर करना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट को। इसलिए नॉन रेसिडेंट परेशान था,
इसलिए नॉन रेसिडेंट परेशान था कि अब अगर हमको ये शेयर्स बेचने हैं, ओके, अब अगर ये शेयर्स बेचने हैं तो विल इट बी ट्रांसफर? यस। कैपिटल गेन्स हमको कंप्यूट करना पड़ेगा, राइट? और इंडियन कंपनी के शेयर्स है, एसेट्स इज इन इंडिया, सो दैट मींस अक्रूड इन इंडिया, तो इंडियन कनेक्शन है, इंडियन इनकम है, तो टैक्स इंडिया में आएगा, तो हमको कैपिटल गेन पे टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। इसलिए नॉन रेसिडेंट को कैपिटल गेन का कॉम्प्यूटेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने सेल कंसिडरेशन लिया, ओके, सेल कंसिडरेशन लिया, ओके। से फॉर एग्जाम्पल दीज वर 1000 शेयर्स, listen to me very carefully. ये were how many? 1000 shares. तो अब जब हम सेल कंसिडरेशन कंप्यूट करेंगे तब हम क्या करेंगे? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जितना करेंसी था उतना लेंगे, मतलब 72 रुपीज से कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट? पर अब जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे तो वो 60 रुपीज से लेंगे, राइट? राइट। सो दिस बर्डन वॉज टू बी बोर्न बाय नॉन रेसिडेंट असेसी, बाय द फॉरेन कंपनी। उनका यहाँ पे नुकसान हो रहा था, उनका यहाँ पे नुकसान हो रहा था। सो दे वर स्टॉपिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन शेयर्स इन इंडियन कंपनी, ओके। वो लोग इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए दे वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। ऐसे में क्या हो रहा था? ऐसे में क्या हो रहा था? ये वो टाइम की बात है जब मनमोहन सिंह जी अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, ओके। जब मनमोहन सिंह जी अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे तब नॉन रेसिडेंट्स वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अपने रिजर्व्स कितने 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 क्रॉर्स नेगेटिव थे, राइट? कितने मिलियन क्रॉर्स, राइट, नेगेटिव थे। फिर मनमोहन सिंह जी ने एक आइडिया किया। मनमोहन सिंह जी ने एक आइडिया किया कि मनमोहन सिंह जी ने बोला कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है? नॉन रेसिडेंट। आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है? नॉन रेसिडेंट, ओके। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फाइनेंस मिनिस्टर्स आवर कंट्री हैज एवर सीन इज मनमोहन सिंह जी, ओके। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड। उन्होंने जब अपने रिजर्व्स आई एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, पर ये जिस साल में हुआ था ना, वो कितने मिलियंस अपने नेगेटिव थे, क्रॉर्स एंड क्रॉर्स ऑफ रुपीज, क्रॉर्स एंड क्रॉर्स अपना बैलेंस नेगेटिव था फॉरेन रिजर्व्स का। उन्होंने अगले साल में सिर्फ उसको पॉजिटिव ही नहीं किया, उसको मल्टीपल टाइम्स में उन्होंने पॉजिटिव किया। कैसे? अपने स्ट्रैटेजीज से, अपने स्ट्रैटेजीज से। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नॉन रेसिडेंट की प्रॉब्लम समझी। नॉन रेसिडेंट आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम, नॉन रेसिडेंट ने कहा, ये फॉरेन एक्सचेंज है, ये जो फॉरेन करेंसी चेंज हो रहा है ना, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको ही हटा देते हैं। मतलब आपको करेंसी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप सेल कंसिडरेशन डॉलर्स में कंप्यूट करो, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो लेना है वो डॉलर्स में लो, ओके। फिर जो नेट सेल कंसिडरेशन आएगा वो भी डॉलर्स में आएगा, बराबर है ना? नेट सेल कंसिडरेशन आएगा वो भी डॉलर्स में आएगा, बराबर है। फिर इसमें से जो हम लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे वो भी आप डॉलर्स में कंप्यूट करो, ओके, यस। एंड देन जो कैपिटल गेन आएगा वो भी डॉलर्स में आएगा, बराबर है। मतलब आपको करेंसी एक्सचेंज का झमेला ही नहीं, यहाँ पे 60-72 का लफड़ा ही नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके, ओके, ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट को थोड़ा सा थोड़ी सी आशा की किरण दिखी और लगा कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ तो दाल गल सकती है, यहाँ पे अपना कुछ तो बेनिफिट डेफिनेटली होगा, ओके। फिर अभी क्या हुआ? नॉन रेसिडेंट ने मनमोहन सिंह जी को पूछा, अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये शेयर्स बेचे, ये शेयर्स इंडियन कंपनी के हैं, हम जब बेचेंगे तो ये रुपीज में होंगे, बराबर है ना? तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे डॉलर्स में? टेक एवरेज रेट। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला? टेक एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब क्या? एवरेज रेट मतलब क्या? अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी फॉरेन एक्सचेंज की आइडिया होगी तो देयर इज अ बाइंग रेट एंड देयर इज अ सेलिंग रेट, देयर इज अ बाइंग रेट एंड देयर इज अ सेलिंग रेट, ओके, ओके। अब बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या होता है? लेट मी टेल यू इन जस्ट सम टाइम, ओके। फटाफट से हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। Say I'm a bank and you come to me. आपके पास फॉरेन करेंसी है। अब ये बाइंग रेट सेलिंग रेट क्या कैसे होगा? दिस इज ऑल फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। आपके पास फॉरेन करेंसी है, यू कम टू मी। आप क्या बोलते हो कि बैंक हमको हमारा फॉरेन करेंसी लो, हमको
रुपीज दो. तो व्हाट इज द कंपनी डूइंग, व्हाट इज द बैंक डूइंग विद द फॉरेन करेंसी? बैंक इज बाइंग द फॉरेन करेंसी फ्रॉम यू एंड गिविंग यू रुपीज. बैंक इज बाइंग द फॉरेन करेंसी फ्रॉम यू एंड गिविंग यू रुपीज. इन दिस केस बाइंग रेट इज एप्लीकेबल. अगर आपके पास रुपीज है और आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, देन यू गो टू द बैंक और बैंक को क्या बोलते हो? ये लो रुपीज और हमको फॉरेन करेंसी दो. ये लो रुपीज, हमको फॉरेन करेंसी दो. सो इन दिस केस बैंक इज सेलिंग फॉरेन करेंसी, सो सेलिंग रेट इज एप्लीकेबल. ओके, तो यहां पे नॉन रेसिडेंट को मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला कि लिसन नॉन रेसिडेंट, यहां पे जो सेल कंसिडरेशन होगा इसका पूरा कैलकुलेशन कैपिटल गेन का आप डॉलर्स में करो. तो व्हाट डज द नॉन रेसिडेंट से? हम जब इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तब तो हमारे हाथ में रुपीज रहेंगे ना, तो इन रुपीज को हमको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कौन से रेट पे करेंगे? एवरेज रेट. बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज ले लो ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर. जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होंगे उसको भी आप डॉलर में कन्वर्ट करो. वो तो आप इंडिया में करोगे, मतलब वो रुपीज में इनकर होंगे, बराबर है ना, उसको भी डॉलर में कन्वर्ट करो. एवरेज रेट. अब एक्सपेंसेस कब कर रहे हो? डेट ऑफ ट्रांसफर पे कर रहे हो. सो एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, सीधी बात है. अब नेक्स्ट अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे. ओके, ये कॉस्ट भी आपने इंडिया में इनकर करी है तो रुपीज में इनकर करी है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो. कौन से रेट पे करोगे? एवरेज रेट ऑन कब एक्वायर किया है? एक्विजिशन पे. सो ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने एक्वायर किया है उस दिन का एवरेज रेट, जिस दिन आपने खर्चा किया है उस दिन का एवरेज रेट. समझ में आ रहा है एवरीवन? फिर अब ये जो कैपिटल गेन आपके हाथ में आएगा इसको आप कन्वर्ट करो रुपीज में अंत में. ओके, कैसे? मल्टीप्लाई इट बाय बाइंग रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर. डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो बाइंग रेट रहेगा उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आएगा उस कैपिटल गेन पे आप टैक्स पे करो. सो व्हाट हैपेंस यहाँ पे जो श्रूड डिफरेंस पड़ रहा था ना 60 और 72 का एक साथ एकदम से ही, इसको क्या हुआ? इसको न्यूट्रलाइज और जनरलाइज कर दिया गया एकदम लॉजिकल वे में. ओके, वाया दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट. सब कुछ खत्म हो गया है. एक छोटी सी बात यहाँ पे 50D क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी एसेट का सेल कंसिडरेशन फाइंड आउट नहीं करते, मतलब अगर कोई भी एसेट आपने बेचा और ऊपर के किसी भी स्पेशल केसेस में वो नहीं बैठता वो ट्रांजैक्शन, और अगर उसका सेल कंसिडरेशन भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विल बी द सेल कंसिडरेशन. ओके, मतलब आप कैपिटल गेन पे टैक्स ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि बिकॉज यू डोंट नो द सेल कंसिडरेशन. इसलिए उन्होंने ये रेसिडुअल सेक्शन इंसर्ट कर दिया है. सो नाउ हियर वी कैन से दैट सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर स्पेशल केसेस. तो व्हाट वाज द मास्टर चार्ट माय डियर स्टूडेंट्स? कैसे हमने कैपिटल गेन कंप्यूट किया? सेल कंसिडरेशन लिया, बराबर है, उसमें से फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस किए, फिर आया नेट सेल कंसिडरेशन. इसमें से हमने अगर शॉर्ट टर्म होगा तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म रहा तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस किया. फिर अगर इंप्रूवमेंट होगा तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस किया. फिर आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. मैम आपने यहां तक तो पढ़ाया, बट आगे हमारे मास्टर चार्ट में हमारी नजर बार बार उसी चीज पे जा रही थी जिसके बारे में अभी तक आपने कभी कुछ बताया नहीं. दैट इज लेस. उन्होंने बोला है कि इसमें से हमको लेस करने हैं एग्जेम्पशंस. ओके, और ये एग्जेम्पशंस लेस करने के बाद क्या आएगा? टैक्सेबल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. मतलब अब तक हम यहां पे पहुंचे, सिर्फ वी हैव फिनिश्ड द जर्नी ऑफ कैपिटल गेन अप टू हियर. Now in this particular session we are going to understand what is meant by exemptions, my dear students. Okay, we are going to see what is meant by exemptions. Okay, now when we speak about exemptions, okay, exemptions इन इनकम टैक्स. ओके, एग्जेम्पशंस. अब एग्जेम्पशंस बोला तो आपको सबसे ज़्यादा स्कैरी तो इतने सारे एग्जेम्पशंस तो सैलरी में है. हर अलाउंस का एग्जेम्पशन, हर अलाउंस का सेक्शन 10 में दिया है, बराबर है. अब यहाँ पे कैपिटल गेन में भी कुछ एग्जेम्पशंस आर देयर विच आर अंडर सेक्शन 10, और कुछ एग्जेम्पशंस जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, दीज एग्जेम्पशंस आर ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस. ओके, दीज आर कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 54 to section 54F. ओके, यस,
yes, and also under section 115A. ठीक है, everyone with me, full focus. अब पहले हम लोग जो ये एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 है ना, वो कवर कर लेते हैं. ओके, बहुत सिंपल है. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बस याद रखनी है. याद रखनी है तो याद रखनी है. हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. बट हमको क्या सारे एग्जाम्पशन याद रखने हैं? याद नहीं, बाय हार्ट करने हैं. ओके ओके एवरीवन, तो चलो अपने नोटबुक्स में हेडलाइन दे दो. चलो अपने नोटबुक्स में हेडलाइन दे दो माय डियर स्टूडेंट्स. राइट डाउन एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 10. चलो लिखो एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 10. अब चलते हैं पहले एग्जाम्पशन की तरफ. 33, 1033, 1034A, 1037 एंड 37A. ओके यस, तो चलो 1037A. ओके, वो गलती से 37A हो गया है. इट शुड बी 1037A. ओके यस, तो अब फुल फोकस. पहला एग्जाम्पशन हमको क्या बोलता है? सेक्शन 1033 हमको क्या बोलता है? यस, सेक्शन 1033 हमको क्या बोलता है कि अगर आपका कैपिटल एसेट यूनिट ऑफ यूएस 64 होगा, मतलब दिस इज अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी यूनिट ऑफ यूएस 64. अगर आपके पास ये यूनिट होगा और अगर आपने इसका ट्रांसफर किया तो इसका कैपिटल गेन पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट होगा. तो व्हाट डज सेक्शन 1034 से? सेक्शन 1034 सेज, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. अगर कैपिटल एसेट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ यूएस 64 तो इसके ट्रांसफर पे, ये ट्रांसफर तो माना जाएगा पर इस पे कैपिटल गेन उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है. वो क्या है? कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. क्लियर? क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो कम ऑन, लिख लो अपने नोटबुक में. पहला एग्जाम्पशन, सेक्शन एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1033. अगर कैपिटल एसेट यूनिट ऑफ यूएस 64 होगा, इसका ट्रांसफर तो ट्रांसफर होगा बट इसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, बिकॉज कैपिटल गेन अराइज भी होगा बट वो टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज एग्जेम्प्ट. इट हैज बीन मेड एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1033. दो ट्रांसफर होगा, दो कैपिटल गेन अराइज होगा पर वो टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज इट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1033. ओके, अब नेक्स्ट जो है वो लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 1034A. ओके, यहाँ पे इट स्पीक्स अबाउट बायबैक. इट स्पीक्स अबाउट बायबैक ऑफ शेयर्स. और ये हमने डिटेल में, एकदम डिटेल में हमने ये समझ लिया है. ओके, जब हमने बायबैक का स्पेशल केस लिया. ओके, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से डिस्कस नहीं करूंगी. तो ओके, आप वहाँ पे लिख लो बायबैक, तो रेफर स्पेशल केस. रेफर स्पेशल केस, वहाँ पे हमने इतना लॉजिकली समझा है. ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा, अगर आप चाहो तो मैं रफ में बता देती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर कंपनी बायबैक कर रही है, इंडियन कंपनी होगी तो इंडियन कंपनी टैक्स पे करेगी, शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा. दैट्स ऑल. ओके ओके, यहाँ पे अगर आप चाहते ही हो, चलो यहाँ पे मैं अगर लिख देती हूँ, देयर इज एन इंडियन कंपनी. ओके, इंडियन कंपनी है, यहाँ पे एक से शेयर होल्डर है. ओके, इंडियन कंपनी इज डूइंग व्हाट? इंडियन कंपनी इज डूइंग बायबैक. बायबैक किसका होना चाहिए? बायबैक शुड बी ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है. अगर बायबैक हो रहा है तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा? अब यहाँ पे इज इट ट्रांसफर? यस. कैपिटल गेन आएगा? यस. बट इस पे टैक्स कौन पे करेगा? इस पे टैक्स पे करेगा कंपनी, और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ओके, इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. ओके, अगर आप चाहो तो ये चार्ट फिर से चलो लिख के ले लो ताकि ऐसा ना लगे हमने कुछ छोड़ दिया. ओके, तो पहला एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1033. सेकंड एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1034 व्हेन देयर इज बायबैक. ओके, अगर बायबैक करती है कंपनी इक्विटी शेयर्स का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर, इंडियन कंपनी टैक्स पे करेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर फॉरेन कंपनी होगा तो फॉरेन कंपनी के हाथ में इट विल नॉट बी टैक्सेबल. ओके, थोड़ा सा ना आई डोंट नो, मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज एन इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट प्रॉब्लम. ओके, तो मैं इसका पिक्चर एक मिनट ग्रुप पे भेज देती हूँ. बट आपको आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. आपको वॉइस क्लियर है? यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? आपको वॉइस क्लियर है? तो ठीक है, एक मिनट मैं बस ग्रुप में शेयर कर देती हूँ इसका पिक्चर, सो दैट साइमल्टेनियसली आप लोग लिख भी सकते हो.
और आपके सामने थ्योरी तो है ही। जस्ट 1 मिनट। वो बोलते हैं ना हमको कुछ नहीं रोक सकता, वैसे वाला केस हो गया अभी। चलो, यस, फाइन, चले आगे। ओके, यस, ग्रुप में मैंने इसका पिक्चर शेयर कर दिया है, अगर आपको यहाँ पे उसका समरी नहीं दिख रहा तो। अब नेक्स्ट सी, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोला है? एग्जेम्पशन अंडर लैंड पूलिंग स्कीम। ओह नहीं, पहले हम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का देखेंगे, ठीक है, फिर हम आएंगे लैंड पूलिंग स्कीम पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है? एक मिनट, मैं भी अपने नोट्स ओपन कर लेती हूँ। Yes, here it is. Okay. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? See, understand. We are doing the third exemption. Exemption under section 1037. अब 1037 के exemption के अंडर अपने को क्या बोला गया है कि ये स्पेसिफिकली कौन से कैपिटल एसेट के बारे में बात कर रहा है? इट शुड बी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अब आपके मन में सवाल आया कि मैम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड तो क्या है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड तो क्या है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट, इसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आता है। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एग्जेम्पशन। बट यहाँ पे द एसेट इज व्हाट? इट इज अ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल और HUF, ओके, मतलब ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के बारे में बात कर रहा है, ये किसी और को भी एप्लीकेबल नहीं है। इफ देयर इज एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल एंड HUF, ओके, और गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने, आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने इनका एसेट, इनका जो है ना अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंपल्सरीली अक्वायर किया है। क्या कंपल्सरीली अक्वायर किया है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने अगर इंडिविजुअल और HUF का अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड लिया है और गवर्नमेंट ने इसके रिटर्न में क्या दिया है? गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या दिया है? कॉम्पेंसेशन। गवर्नमेंट ने इसके लिए कॉम्पेंसेशन दिया है, ओके, तो उनका क्या कहना है? वॉट डज दिस सेक्शन से माय डियर स्टूडेंट्स? जस्ट 1 मिनट। हेलो, नको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, now okay, I'm so sorry again for the disturbances, my kids are not keeping well, I have to be available for them, okay, yes, so section 1037 क्या बोलता है कि if a capital asset is an urban agricultural land, okay, और अगर listen to me, एक इंडिविजुअल HUF है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ले लिया है, तो ये क्या करेंगे? कॉम्पेंसेशन देंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन के दो कंडीशन है। उनका क्या कहना है कि अगर इस इंडिविजुअल या HUF ने ये लैंड एग्रीकल्चरल के लिए यूज किया है मिनिमम 2 सालों के लिए, और अगर ये कॉम्पेंसेशन ऑन और आफ्टर 1/4/2004 अगर आपको मिला है तो आपका पूरा की पूरा इससे आने वाला जो कैपिटल गेन है, आपका इससे जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा, ओके, इस कॉम्पेंसेशन पे जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा वो पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अगर आप ये डायग्राम्स अगर अच्छे से लिखते हो अपने पास, अच्छे से रिवाइज करते हो, यू विल नेवर एवर हैव प्रॉब्लम्स विद दिस, नेवर एवर। अभी नहीं, आपका बुक विल बी और एसेट, आप ये बुक संभाल के रखोगे पता नहीं कितने साल, चाहे आप क्या पता आपको आपके प्रोफेशन के लिए भी यूज आए। आई हैव शेयर्ड द पिक्चर इन द ग्रुप, अगर आपको किसी को स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो, ओके, आई रिपीट,
हमने अब तक क्या देखा? एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1034, इफ द कैपिटल एसेट इज यूनिट ऑफ यूएस 64, ट्रांसफर करोगे कैपिटल गेन अराइज होगा बट ये टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट। सेक्शन 34A, अगर बायबैक करते हैं तो इंडियन कंपनी इस पर टैक्स पे करती है, शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 1037, अगर कोई इंडिविजुअल HUF है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने उसका क्या किया है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड उसका एक्वायर करके उसको कॉम्पेंसेशन पे किया है, तो इसके दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि ये एग्रीकल्चर लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस फॉर मिनिमम 2 years एंड द कॉम्पेंसेशन शुड बी रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2004। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पशन आया ही तभी है, 1/4/2004। ओके, अगर हाँ तो इस कॉम्पेंसेशन पे आने वाला कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, चले आगे, चलते आगे नेक्स्ट एग्जाम्पशन की तरफ, लैंड पूलिंग स्कीम के एग्जाम्पशन की तरफ। एग्जाम्पशन, जस्ट 1 minute, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1037A, लैंड पूलिंग। ओके, ये कहां पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। Do you know what is the meaning of the word land pooling? Do you know what is meaning of the word land pooling, my dear students? Yes? पता है लैंड पूलिंग? पूलिंग मतलब क्या? पूलिंग मतलब क्या? पूलिंग मतलब इकट्ठा करना अपने तरफ, गैदरिंग एवरीथिंग टुगेदर इज नोन एज पूलिंग टुगेदर। ओके, सो हियर व्हाट हैपेंड इज, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को पूलिंग ऑफ लैंड करना चाहिए था। मतलब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को लैंड चाहिए थी। उनको क्या चाहिए था? उनको लैंड चाहिए था, इसलिए उन्होंने लोगों को ऑफर दिया। इसलिए उन्होंने लोगों को बोला, आप लोग खुद से आगे आओ। ओके, आप लोग इंडिविजुअल HUF, आपके पास जो लैंड है वो लेके आप खुद से आगे आओ। ओके, सो दिस स्कीम वाज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF। वो लोग किससे बात कर रहे थे? किसी और से भी नहीं। नो कंपनी, नो फर्म, नो नॉट एनीवन, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल्स, HUFs, अगर आपके पास लैंड है तो वो लैंड लेके आप लोग हमारे पास आगे आओ। ओके, और आप हमको वो लैंड दे दो। आप हमको वो लैंड दे दो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, और आप हमको लैंड दोगे तो हम आपको क्या करेंगे? हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे उसके अगेंस्ट। वी डू नॉट वांट टू कंपल्सरीली एक्वायर। हम आपको बोल रहे कि आप खुद आगे आके हमको लैंड दो, और अगर आपने ऐसा किया तो आपके पास ये लैंड पूलिंग स्कीम का सर्टिफिकेट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट आपका जो भी कैपिटल गेन रहेगा वो हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। वो हमेशा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। सो व्हाट हैपेंड? ओके, इंडिविजुअल, इट इज एप्लीकेबल टू हिम इंडिविजुअल HUF। इन इंडिविजुअल HUF को किसने बोला? आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने। सो दिस एग्जाम्पशन इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज पीपल जो आंध्र प्रदेश के पास उनके पास लैंड है और आंध्र प्रदेश के पूलिंग स्कीम के अंडर उन्होंने लैंड दिया है, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होता है, उनको ये मिलेगा। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इंडिविजुअल आप आओ और आप हमको क्या दो? लैंड। आप हमको क्या दो? लैंड। 1 minute, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, मतलब इन शॉर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप हमको क्या दो? लैंड और बिल्डिंग और बोथ। और अगर आप ऐसा करते हो ओके, और ये सिर्फ कब? ये स्कीम कब आई? माय डियर स्टूडेंट्स? ये स्कीम आई 2/6/2014 को। सो अगर आप ट्रांसफर कब करते हो? ऑन और आफ्टर। आई राइट इट, लेट्स यूज कलर कोडिंग सो दैट इजी हो जाएगा। जितना कलर कोडिंग होता है उतना इजी होता है रिटेन करने में। ऑन और आफ्टर 2 जून 2014। ऑन और आफ्टर 2 जून 2014 अगर हुआ है तो हम जो आपको कॉम्पेंसेशन देंगे, हम जो आपको कॉम्पेंसेशन देंगे, इस कॉम्पेंसेशन पे कैपिटल गेन्स विल बी एग्जेम्प्ट। माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर एवरीवन? ओके, जिनके लिए स्क्रीन ब्लर हो रही है,
आई एम शेयरिंग द पिक्चर इमीडिएटली. शेड. मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग? ओके, यस, ओके. अब आगे. अवार्ड और एग्रीमेंट exempted under RFCTLARR 2013. दिस इज एन एक्ट. इन्होंने क्या बोला है? अगर सेक्शन 96 ऑफ विच एक्ट, राइट to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013. मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपसे आपकी कोई लैंड ली है, ओके, और अगर गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पेंसेशन दिया है, ओके, तो व्हाट डज कैपिटल गेन सेज कि आपको इनकम टैक्स रहेगा. बट अगर ये कॉम्पेंसेशन इस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 96 में कवर्ड है, मतलब यहां पे बोला गया है कि अगर इस कॉम्पेंसेशन पे, ओके, जब आपको कॉम्पेंसेशन दिया है, अगर बोला गया है कि ये पर्टिकुलर कॉम्पेंसेशन एग्जेम्प्ट होगा, तो इस पे ब्रह्मा जी भी आके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं ले सकते. मतलब उनका क्या कहना है कि इफ यू आर कवर्ड अंडर Section 96 or right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 के अंडर अगर आपका compensation exempt किया गया होगा तो इनकम टैक्स इस पे ओवररूल नहीं कर सकती. इनकम टैक्स इस पे आपसे नहीं मांग सकती कोई भी compensation.